अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने ना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कि बच्चों में कौन सी बीमारियां होती हैं, छोटे जो इन्फेंट छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है ना, उसमें बच्चों को कौन कौन सी मतलब प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जिनको वो फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होती है? ये बेसिकली जो बच्चा अपने मुंह से जो चीज़ खाता है वो निकालता है ना, उसको हम वोमिटिंग के उसमें ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ वो कहता है कि बच्चे की जो वोमिटिंग है ना उसको आपने जब देखना है तो कुछ चीज़ों को आपने ख्याल करना है, जैसे कि कंप्लीट हिस्ट्री आपने लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ वोमिटिंग क्या है, उसके बाद हिस्ट्री, ड्यूरेशन ऑफ वोमिटिंग, जब वोमिटिंग वो कर रहा है उसमें कोई बाइल या ब्लड आ रहा है, अबडोमिनल पेन है या नहीं है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूल एंड प्रेजेंस ऑफ द फीवर, ये सारा चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, अब एक क्या होता है कि बच्चे दूध पीते हैं और वो दूध को निकाल देते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ होता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, परेशान कब होना है कि जब हमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिले वोमिटिंग के साथ, जैसे कि वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, जितनी दफ़ा उसको फीड करवाया जाता है उसको वोमिट कर देता है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, अनीमिया है उसको, या उसको वोमिटिंग के साथ ही ब्लड आ रहा है। ठीक है, फिर उसको एक जो वोमिटिंग का उसका एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वोमिटिंग आती है ना, कि वो छोटा बच्चा होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें यानी कुछ रतूबतें उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि वहाँ फिर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एस्पिरेशन नमूनिया, ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है, नॉर्मल स्पीटिंग करते हैं बच्चे तो इट्स ओके, नो इशू। ठीक है, वैसे ही वो बच्चे ना 6 से 12 मंथ की एज में ये चीज़ें खुद डिसअपियर हो जाती हैं। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हमने मदर को सिखाना है कि आपने क्या करना है कि बच्चे को ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध पिलाना है या फीड करवाना है। ठीक है, और 6 मंथ से पहले तो हम उसको कोई सॉलिड नहीं देते, 6 मंथ के बाद ही हम उसको सिरिलैक वगैरह और सॉलिड चीज़ें दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद खाना खिलाने के बाद ना बच्चे को आपने ना जिस तरह हम कंधे के साथ लगा के ना, अक्सर ये बच्चों को पता होगा कि हज़म करवाना कह रहे होते हैं। ठीक है, वो इस पोजीशन में रखना है ताकि जो उसने फीड किया है वो स्टोमिक से आगे की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, हज़म कर ले उसको। ठीक है, और ये चीज़ें आपने दे लिखनी है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि वोमिटिंग कोई प्रॉब्लम कर रही है तो फिर आपने डॉक्टर की तरफ चले जाना है, उससे इन्वेस्टिगेशन करवाना है, वो आपको सही तरह से गाइड कर देगा। ठीक है, आपका काम सिर्फ उसको ये छोटी मोटी मैनेजमेंट करना था। आगे जो बच्चों टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? इसको नॉर्मली कहते हैं कि हार्ड स्टूल पास करना। ठीक है, और वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि अगर बच्चा 3 दिन में स्टूल पास ना करे तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन के ज़मरे में ले रहे होते हैं, फिर वो स्टूल भी क्या हो, हार्ड हो। तो इससे क्या होता है कि एक तो फीसिस रिटेन करते हैं उसके जो लास्ट पार्ट होता है ना रेक्टम और कोलोन में। ठीक है, तो वहाँ से प्रॉब्लम फिर हो रही होती है। अब इसके काजेज़ क्या है? मोस्ट जो इसका काजेज़ है कॉन्स्टिपेशन, वो चिल्ड्रन का वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर है, अंडर न्यूट्रिशन है, डिहाइड्रेशन है, और ज़्यादा मिल्क का लेना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को फाइबर देते नहीं है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही होती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? वो कहता है अगर बच्चा 3 मंथ से कम है, ठीक है, और ग्रांट एंड स्टेन कर रहा है, और उसके बाद रिटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन 2 से 3 साल की एज तक है और उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मसला है इसकी मैनेजमेंट का। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे कि बच्चे को हम फाइबर वाली ग़िज़ा देंगे, मतलब वीट, ठीक है, होल व्हीट होती है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, ताकि उसकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव किया जा सके। स्टूल सॉफ्टनर भी हम दे सकते हैं, जैसे कि कोलिक आपने सुना होगा, उसके ड्रॉप दे रहे होते हैं, तो वो चीज़ें भी उसके लिए बेनिफिशियल हो रही होती हैं। ठीक है, मदर को हम एडवाइस करेंगे, क्योंकि मदर को पता होता है कि बच्चे की टॉयलेट हैबिटिंग क्या है, कितने टाइम बाद वो स्टूल पास करता है, तो मदर इन चीज़ों का अच्छे से क्या रखी होती है, ख्याल रख रही होती है। अच्छा, आगे जो है बच्चों वो है आपका क्रोनिक डायरिया। अब डायरिया क्या होता है कि ज़्यादा मिकदार में स्टूल करना और वाटरी कंडीशन में स्टूल पास करना। ठीक है, नॉर्मली कहा जाता है कि अगर 24 घंटे में ना 3 टाइम अगर स्टूल पास कर रहा है और वो हार्ड है तो इट्स ओके, नो इशू। लेकिन अगर वो 3 से ज़्यादा टाइम स्टूल पास कर रहा है और वो वाटरी है तो इसको हम डायरिया के ज़मरे में ले रहे होते हैं। अगर ये लंबे अरसे तक चले जाए, मतलब 1 महीना 2 महीना, तो इसको हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूल का जो वॉल्यूम है ना, वो कहता है कि 15 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इससे मतलब ज़्यादा होना चाहिए, और 200 ग्राम पर केजी पर डे से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम डायरिया नहीं समझेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो फिर हम इसको डायरिया समझ रहे होंगे। क्रोनिक डायरिया की वो यहाँ कहता है कि 2 वीक से ज़्यादा,
ठीक है, मैं अभी कह रहा था 1 मंथ नहीं, 2 वीक से ज़्यादा अगर चल गया तो फिर हम उसको क्रोनिक डायरिया कह रहे होते हैं। इसकी काजेज़ क्या हैं? पुअर एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन है, ओवर ईटिंग है, एंटीबायोटिक्स हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम वही होंगे कि वो वाटरी, ठीक है, फैटी एंड ब्लड में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और जब ज़्यादा स्टूल पास होता था जो हो जाता है ना, तो बच्चे मेल न्यूट्रिशन रिच हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकल जाते हैं, पानी भी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, मसल वेस्ट होने लगते हैं, भूख नहीं लगती, वेट लॉस होने लगता है उसका, ठीक है, अब्डोमिनल प्रोट्रूड हो जाता है, फेरियल टू नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ये सारी चीज़ें, और रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, क्योंकि जब प्रॉपरली डाइट अब्जॉर्ब नहीं होती तो उसका नुकसान क्या होता है कि बच्चे में प्रॉपर एनर्जी नहीं होती, तो उसके एंटीबॉडीज़ नहीं बनते, उसके वाइट ब्लड सेल्स नहीं बनते, तो इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम सबसे पहले उसकी स्टूल एग्जामिनेशन करवाएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हम उससे लैक्टोज से बिल्कुल ही क्या कर देंगे? उसको मना कर देंगे। फार्मूला मिल्क देंगे जो लैक्टोज फ्री होगा। उसके बाद अगर कोई जीआईटी का कोई और प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको उसके रिलेटेड डॉक्टर की तरफ रेफर कर देंगे, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस और इस किस्म की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती हैं। अब ये बच्चों हो गई आपकी जीआईटी की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो यहाँ डिस्कस हो गई है। आगे जो है बच्चों वो है आपका डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम में छोटे बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। सबसे पहले आ जाती है मेनिंजाइटिस। ये बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रेन होता है ना, वो 3 जो मेनिंजीज है ना उससे कवर्ड होता है, जिसमें ड्यूरामीटर होती है, पियामीटर होती है, अरकनाइडमीटर होती है, ठीक है। अगर इनमें किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं? मेनिंजाइटिस कह रहे होते हैं, ठीक है। बच्चों में मोस्टली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है, और उससे ये है कि या तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और या उसको सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिल सकती हैं। मोस्ट ऑफ द मेनिंजाइटिस जो केसेस है ना, वो अक्कर होते हैं 1 मंथ से लेके 5 मंथ की एज में बच्चों में। इसका जो काज होता है ना, वो बैक्टीरिया होता है, वो किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, नमूनिया का इन्फेक्शन, तो वो ईजिली वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की हम इसको बात करें तो इसमें जो ओल्डर बच्चे हैं ना, उसमें फीवर होगा, हेडिक होगा, वॉमिटिंग होगी और नेक स्टिफनेस होगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें वही फीवर, पोर फीडिंग, लिथार्जी, वॉमिटिंग, ड्रॉजीनेस, कन्वल्शन, बल्ज, फोंटाइल और नेक रिटार्डेशन की जो सिम्टम्स है ना, वो देखने को मिल रहे होंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो इसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। नॉर्मली इस कंडीशन में हम बच्चों को एनआईसीयू में एडमिट करवा देते हैं, और जी क्योंकि फिजिशियन के अंडर रहेगा और उसको प्रॉपर मेडिसिन दी जाएगी ताकि उसके मेनिंजाइटिस को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। अगला बच्चों जो टॉपिक है वो है फेब्राइल फिट्स, जिसे हम कन्वल्शन भी कह रहे होते हैं। अब ये क्या होते हैं? अक्सर बच्चों में फीवर के साथ बच्चों को ना फिट्स यानी झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फेब्राइल फिट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये या तो सीएनएस का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या सीएनएस के इन्फेक्शन के बगैर भी ये फिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जनरलाइज ये टोनिक क्लोनिक होते हैं, और इसमें जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है वो मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और इसमें देखने को मिल जाती है आपको कॉन्शियसनेस लॉस, ठीक है, हेल्दी चिल्ड्रन में। मोस्टली जो फिट्स और फीवर अकर इन द चिल्ड्रन बिटवीन दी 6 to 18 मंथ, इस एज में ये ज़्यादा हो रहे होते हैं, और या फिर जो बच्चे होते हैं ना 5 साल से कम, उनमें भी आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ड्यूरेशन इसका 5 मिनट से कम होता है, और 5 मिनट के बाद मोस्टली बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही उठते हैं तो वो तकरीबन ठीक होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हम फीवर को कंट्रोल करते हैं, कोई भी एंटीपायरेटिक जिस तरह पैरास्टामोल या ब्रोफेन वगैरह दे रहे होते हैं, या फिर हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, ठीक है, जैसे पुसियाँ करना कह रहे होते हैं। यंग चिल्ड्रन में ये अगर बार बार हो रहा तो फिर हम इसे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, वो उनको प्रॉपर मेडिकेशन दे रहे होते हैं। ये बच्चों हो गया। अगला जो टॉपिक है ना, वो है एपिलेप्टिक फिट्स। ये क्या होते हैं? एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी, मतलब मिर्गी के झटके जिसे हम कह रहे होते हैं, उन्हें हम एपिलेप्टिक फिट्स भी कह रहे होते हैं। ये रिकरेंट कन्वल्शन है और अनरिलेटेड टू द फीवर या अक्यूट सीएनएस डिजीज। अब इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? इसमें 2 फेजेज होती हैं, एक टोनिक फेज होती है, दूसरी क्लोनिक फेज होती है, और इसमें इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाता है। अब टोनिक क्लोज में क्या होता है कि सारे मसल कंटैक्ट कर जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद क्लोनिक फेज स्टार्ट होते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के फेजेस चलते रहते हैं, यानी झटके लगते रहते हैं, और ये भी 5 मिनट से कम होता है। उसके बाद नॉर्मली जो फेज होती है वो रेस्पिरेशन है, इरिगोगर में भी एब्सेंस ऑफ द स्फिंक्टर कंट्रोल, और पेशेंट अक्सर पेशाब वगैरह निकल जाता है इस कंडीशन में। फेज ऑफ कंफ्यूजन एंड लिथार्जी, ये पीरियड होता है फ्यू मिनट्स या घंटे तक, या स्लीप में चले जाते हैं,
नॉर्मली ये होता है कि पेशेंट को जैसे अटैक होता है ना, वो फिर उसके बाद स्लीप में चले जाते हैं और फिर उठते हैं तो फिर तकरीबन ठीक होते हैं वो। मैनेजमेंट में यही है कि हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, जहाँ पे यानी कि ये होता है ना कि देखो अगर किसी सड़क पे ये इंसिडेंट हुआ तो बच्चा वहाँ गिर जाएगा तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे और फिर उसको हम मतलब डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो उसको प्रिस्क्राइब मेडिसिन करेगा तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। आगे जो बच्चा आ जाता है वो है कोमा। कोमा क्या कहते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये भी बच्चों में देखने को मिल सकती है। अब इसकी ना 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस लेवल जिसे हम कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये किस वजह से होती है? ये इसके जो काजेज हैं, कोई इन्फेक्शस डिजीज हो सकती है, सेरिब्रल मलेरिया या मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है जिस तरह डायबिटीज़, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्सिया और एनीमिया वगैरह, यूरेमिया वगैरह। उसके बाद ट्रॉमा हो सकता है किसी हेड इंजरी की वजह से, पॉइजनिंग में बारबिचुरेट, ओपिएट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की हमें देखने को मिल सकता है। कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज हो सकती है जिस तरह शॉक है, ब्रेन हेमरेज वगैरह, हीट स्ट्रोक और ट्रिमर वगैरह भी कोई हो सकता है ब्रेन में। अच्छा, उसके बाद लेवल इसके डिस्कस किए। पहला लेवल है ये स्टूपर होता है, पेशेंट में बी अराउज एंड एबल टू रिस्पॉन्ड, और दूसरे में नॉर्मली रिस्पॉन्स नहीं करता लेकिन कोई पेनफुल स्टिमुलाई हम देते हैं तो उसमें रिस्पॉन्स कर रहा होता है। लेवल 3 में डीप कोमे में होता है, उसमें हम कोई मर्जी उसको स्टिमुलाई देते हैं, वो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं करता। इसकी जो मैनेजमेंट है ना, वो सबसे पहले हम एयरवे क्लियर करते हैं और हॉस्पिटल की तरफ हम इसको रेफर कर देते हैं। ये आईसीयू में, एनआईसीयू में बच्चे होते हैं तो वो फिर इनको प्रॉपरली मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू जिसे हम कह रहे होते हैं। अब ये क्या, ये डिफाइन एज ए एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, विजुअल, ऑडिटरी, मेमोरी और कैजुअल रीजनिंग, वर्बल एक्सप्रेशन एंड मैनिपुलेटिव कैपेसिटीज एंड कम्प्रीहेंसिव। मैं अगर सादा अल्फाज में इसको इस तरह से बयान करता हूँ कि किसी भी इंसान के मौजूदा हालात में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है ना, उसको हम आईक्यू कह रहे होते हैं। ठीक है, आगे अपना टॉपिक है वो है मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ये वही आईक्यू से रिलेट कर रहा होता है तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी इम्पेयरमेंट होती है इंटेलिजेंस की फ्रॉम द अर्ली लाइफ एंड एडुकेट मेंटल डेवलपमेंट थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। वो कहता है कि देयर इज नो नाउन काज, हमें नहीं पता मेंटल रिटार्डेशन का क्या, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रेवलेंस है ना वो 3.92% है। ठीक है, अब सब नॉर्मल इंडिविजुअल को क्लासीफाई करते हैं हम 4 टाइप में। माइट रिटार्डेशन होती है, मतलब वो अपनी एजुकेशन तक पहुंच जाते हैं, अपने काम खुद कर लेते हैं। मॉडरेट में क्या होता है, वो ट्रेनेबल होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जाके वो अपने काम या डिवाइसेस ऐड कर दी जाती है तो फिर वो अपने काम कर रहे होते हैं। सवेयरली में क्या होता है कि इसमें हम ना ट्रेन कर सकते हैं ना डिवाइसेस काम आती हैं, ये मोस्टली बेड रिडन ही होते हैं। और इसी तरह प्रोफाउंडली रिटार्डेड हैं, ये भी मतलब बड़ी सवेयर किस्म की उसमें आ जाते हैं। अब ज़्यादातर जो अगर हम लास्ट 2 की बात करें तो वो हैंडीकैप रहते हैं और डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर। मैनेजमेंट में यही है कि आप अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन की जो कंडीशन है, नीड है, उसके मुताबिक क्या प्रोग्रेस है ये हमने देखना है। और जिस तरह से अब कुछ इंस्टीट्यूशन रिहैब सेंटर हैं तो वो इनको प्रॉपरली एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें करा के ना थोड़ा सा यानी कि जीने के काबिल बना रहे होते हैं। ठीक है, जो पहली 2 हैं वो तो अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं अपनी, लेकिन लास्ट वाली दो है ना वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं।